इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बीच बीच में हैं और थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा है। पहले न्यूमेरिकल से एक दो जो बचे हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल्स है। 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा खर्च हुई, तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक उठाई गई? कोई भी वस्तु है वो 50 किलोग्राम का है और 100 किलोग्राम का भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। किसी वस्तु को अगर आप ऊपर उठाते हैं तो जैसी जगह परिवर्तित होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे और बन जाएगा। तो फाई इक्वल टू mgh, फाई एंड द वैल्यू ऑफ फाई गिवन इन योर क्वेश्चन 4900 जूल। तो 4900 लिख दीजिए फाई के पास, पोटेंशियल एनर्जी को फाई से करते हैं। 4900 इक्वल टू m इंटू जी इंटू mgh। तो मास आपको 50 kg दिया हुआ है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 9.8 रहा है, गुने h निकालना है। तो 5 बराबर mgh एंड द वैल्यू ऑफ 5 गिवन 4900 जो दिया हुआ है। तो h इक्वल टू व्हाट? h इक्वल टू 4900 बटा में कर दीजिए 50 गुणे 9.8, हल करेंगे तो 10 आएगा। केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फार्मूला पर पुट करना तो आपको आता ही है। फार्मूला याद होना चाहिए, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन था। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1 जूल तब होगी जबकि इसकी चाल डैश 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 होगी। डैश डैश मैंने भरने वाला है। अब इसको बनाओ गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी। द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब द वैल्यू ऑफ के इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड के का मान कितना दिया हुआ है? 1 जूल। तो के के पास 1 लिखे, 1 इक्वल टू हाफ m एंड द वैल्यू ऑफ m इज गिवन 1 किलोग्राम। तो हाफ इंटू 1 गुने v स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए थोड़ा सा आगे करके। तो v स्क्वायर इक्वल टू हाफ जो करेंगे तो v स्क्वायर और 50 गुना करेंगे तो 2, तो केवल v करेंगे √2 1.4 कहिए मीटर प्रति सेकेंड। बहुत आसान। ये दोनों प्रश्न पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर है। केवल फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला आपको आ गया, फार्मूला बैठा देंगे और उसको हल कर देंगे। दोनों बहुत कॉमन है, जानना जरूरी है। अक्सर बच्चे इसको जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जूल डैश 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 अर्घ के बराबर होता है। अभी रखने का है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 टू द पावर 7, पावर को घात भी कहा जाता है। तो 1 जूल 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ कहलाता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ कहलाता है। और ऐसे तो जूल होता है ऐसा ही मात्रक में। ऊपर की ओर फेंकी गई, अगला प्रश्न, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, किसी वस्तु को ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाती है इसकी गतिज ऊर्जा, स्वाभाविक बात है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो गतिज ऊर्जा डैश 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 होती जाती है, कमी होती जाती है। जैसे जैसे किसी चीज को ऊपर बढ़ेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कम होती जाती है। बहुत आसान, इसमें कोई खास नहीं है। अगला है, हवा में ध्वनि को 1 किलोमीटर तक जाने में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड और 1 किलोमीटर जाना है। तो 1 किलोमीटर जाना है तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 1 सेकंड में लगभग 332, कहीं 330 से ही बनाते हैं, लेकिन 332 मीटर प्रति सेकंड। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इट मीन्स लगभग 3 सेकंड रहेगा 1 किलोमीटर जाने में। 1 किलोमीटर जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि 330 या 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल शुष्क वायु में होती है। इसको डेट वाइज याद कर लेना, बहुत आसान है। लेकिन पानी में ध्वनि की चाल लगभग 1400 मीटर पर सेकंड होता है और लोहे में ध्वनि की चाल लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखा जाए, ध्वनि तरंग का वेग डैश डैश में अधिकतम, डैश डैश में उससे कम और डैश डैश में न्यूनतम होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग ठोसों में, सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, द्रवों में, लिक्विड में उससे कम होता है
और गैसों में जैसे हवा में सबसे कम होता है। तो उसमें सॉलिड में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम और गैसों में सबसे कम होता है। बहुत आसान है। तरंग गति वेव मोशन दो प्रकार की, तरंग गति दो प्रकार की होती है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग गति और लॉन्जिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग गति। का प्रश्न कभी पूछा जाता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, और जल में जो तरंगें उत्पन्न होती है वह किस प्रकार का तरंग है। तो इसमें बहुत जरूरी है जान जाना है कि ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है। आइए देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग गति में माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति पर ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, जैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट ऊपर और ट्रफ नीचे। क्रेस्ट का मतलब होता है श्रिंग, श्रिंग माने शीर्ष, और गर्त होता है नीचे ट्रफ। तो ऊपर नीचे तरंग की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग तथा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग को जाए दो गेट बाई हट करना है। पानी की सतह पर, जैसे किसी पत्थर को पानी पर फेंक दीजिए तो उसमें जो इस तरह से अप एंड डाउन जो होता है ऊपर और नीचे, ऊपर वाले को क्या कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं ट्रफ। ऊपर वाले को क्रेस्ट, इसको श्रिंग या शीर्ष कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं ट्रफ, TROUGH। तो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण ट्रांसवर्स वेव मोशन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर जानना है, इसी से परीक्षा में लग जाते हैं क्वेश्चन। अगला है अनुप्रस्थ तरंग गति श्रिंग और गर्त। श्रिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऊपर वाला को क्रेस्ट और गर्त को ट्रफ के रूप में होती है। और एक श्रिंग, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक श्रिंग तथा एक गर्त मिलकर एक तरंग की रचना करते हैं, एक वेव। तथा दो श्रिंगों, जैसे कोई चीज ऐसे हुआ ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो दो श्रिंगों, ऊपर गया तो फिर नीचे आया, अब फिर वो वेव ऊपर गया अब फिर नीचे आया, तो दो श्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और वेवलेंथ को लैम्डा से सूचित करते हैं। एक ऐसे कर दिया होता है बाएं साइड में ऐसे कीजिए, तो उसको लैम्डा से सूचित करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तरंगों के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तरंगों के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक सूत्र है, तरंग का वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा। तरंग का वेग इक्वल टू आवृत्ति गुण, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने v इक्वल टू एन लैम्डा, अगर n निकालना है तो v बटे लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो v बटा n। जैसे s बराबर vt होता है, उसी तरह से v इक्वल टू एन लैम्डा। एक फार्मूला हो गया तो उस फार्मूला से कई फार्मूला आप डिराइव कर लेंगे और फिर जो प्रश्न रहेंगे उससे आप हल कर लेंगे। अगला देखिए, अनुप्रस्थ का हो गया और अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन पर भी चर्चा हो जाए। अनुदैर्ध्य तरंग गति में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो तरंग की दिशा में कंपन करते हैं। इसमें कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन होता है, कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन, संपीडन एंड विरलन। संपीडन सिकुड़ रहा है, अब विरलन थोड़ा फैल रहा है की गति होती है। तो इसमें ऐसा करना है, अनुदैर्ध्य तरंग गति संपीडन, संपीडन को अंग्रेजी कहते हैं कंप्रेशन, तथा विरलन को कहते हैं रियरफैक्शन के रूप में पैदा होती है। और एक संपीडन तथा एक विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है। एक हो गया ट्रांसवर्स वेव मोशन, एक हो गया लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्रेस्ट एंड ट्रफ, अप एंड डाउन, और लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन में आगे पीछे कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन होता है। कुंडली में होता है, कुंडली वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें सिकुड़ रहा है फिर बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से दो वेव मोशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सेकेंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं, इसको छोटा n से सूचित किया जाता है। और इस पर बहुत सारा जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 400 हर्ट्ज आवृत्ति वाली, 400 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि का तरंगदैर्ध्य क्या होगा यदि हवा में ध्वनि का वेग
330 मीटर, बहुत बहुत आसान। हवा में ध्वनि का वेग 330 है, 332 ने दिया, कटने के लिए 330 दे दिया, ठीक है। तो हवा में ध्वनि का वेग 330 है। तो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है एन, छोटा एन 400 हर्ट्ज है और v इज गिवन इन क्वेश्चन 330 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इक्वल टू, आज बहुत इंपॉर्टेंट, v बराबर एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v बटा एन एंड इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ v इज गिवन 330 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा को v बटे एन और एन आवृत्ति को होते हैं और द वैल्यू ऑफ एन आवृत्ति दिया हुआ 330, वैल्यू ऑफ एन इज गिवन 400 हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज दिया हुआ है। तो 330 तो वेलोसिटी है, तो 330 बटे 400 आप करेंगे, हल करने पर जो आएगा 0.825 मीटर होगा। एक प्रश्न और है जो अक्सर प्रश्न आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है जो एवरीडे लाइफ में होता है, जो आप देखते हैं अक्सर, जो वर्षा ऋतु में, चाहे आजकल भी देख रहे हैं कि थंडरिंग हुआ और उसके जो चमक होती है उसके कुछ देर के बाद आवाज सुनाई पड़ता है। दोनों का जो वेग होता है ना, ध्वनि की चाल और प्रकाश के चाल में बहुत का अंतर होता है, इसी के चलते वो चमक पहले दिखाई देता है और वो जो आवाज होता है वो बाद में सुनाई पड़ता है। तो आइए ऐसा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत आसान है। यदि बिजली की चमक से 3 सेकंड बाद, चमक लाइटनिंग चमक गया, चमक से 3 सेकंड बाद गर्जन थंडरिंग सुनाई पड़ता है, तो प्रेक्षक से, ऑब्जर्वेटर जो है ऑब्जर्वर कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा है प्रेक्षक है, से त्वरित लाइटनिंग की दूरी कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी निकाल, एस बराबर वी टी, दूरी बराबर चाल गुने समय, एस बराबर वी टी। वेलोसिटी तो दिया हुआ है आपको 330 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि का वेग दे दिया है 330 और दूरी भी दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो 330 में 3 से गुना कर दिए, इसका मतलब कि 990 मीटर पर होगा। बहुत आसान है, एस बराबर वी टी, ये दिमाग में रख देना है। अगला प्रश्न और है जो रेडियो वेव से है। एक रेडियो तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इज गिवन 670 किलो हर्ट्ज, और आवृत्ति का ऐसा मात्रा को हर्ट्ज होता है, बट इन द क्वेश्चन द गिवन द किलो हर्ट्ज, तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में आप बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज का 1000 हर्ट्ज होता है, इसको दिमाग में रखना है। तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, फिर वही फॉर्मूला v बराबर एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v बटा एन, और रेडियो तरंग का जो वेग होता है, रेडियो तरंग की जो चाल होती है प्रकाश के चाल के बराबर होता है, और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 3 × 10⁸, तो आपको निकालना है v के लिए अपन 3 × 10⁸, और बट में लैम्डा, और इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 670 किलो हर्ट्ज, और 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है, तो 670 × 10⁻³ करना पड़ेगा। अब आप करेंगे 10⁻³ करेंगे, अपना हल कर लीजिएगा। अब 670 × 10⁻³ को यू कैन राइट 67 × 10⁻⁴, और ऊपर में है 3 × 10⁸, तो 10⁸ है, 10⁻⁴ कीजिएगा तो 10 ऊपर में 8 है, 4 है तो 4 हो जाएगा, और 3/67 है, तो 67 से 3 में आप भाग दीजिए, अपने आएगा 0 पॉइंट जो आएगा, और उसके बाद दशमलव आप बैठा लीजिएगा, जो आएगा। और तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, इसको याद रखिएगा। आपको निकालना है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो फाइनल आंसर ही जो आएगा उसमें मीटर जोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, बहुत आसान है। नदी किनारे आप गए हुए हैं, नदी किनारे बंधी किसी नाव से, कोई नाव बंधा हुआ है नदी किनारे, कोई जल तरंग टकराती है। कभी आप किसी नदी किनारे जाइए और नदी में ऐसा तरंग आया और वो तरंग जो है नाव से टकराती है। यदि जल तरंग के 2 निकटतम श्रृंगों, श्रृंग माने ऊपर वाला, क्रेस्ट, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, श्रृंग या शेष, के बीच की दूरी 100 मीटर है, बीच की दूरी दिया, तो 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बट इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ लैम्डा, तरंग दैर्ध्य जो है 100 मीटर दिया हुआ है, तथा तरंग का वेग भी दे दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो दो श्रृंगों के नाव से टकराने के बीच लगा समय क्या होगा। एक फॉर्मूला तो आपको बताया था v बराबर एन लैम्डा, और एक फॉर्मूला और यहाँ जरूरत हुआ है n इक्वल टू 1/t और t बराबर 1/n। तो पहले तो n निकल जाए, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, लैम्डा तो आपको पता हो गया 100 मीटर दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, तो v बराबर n लैम्डा से पहले n निकाल लीजिए, n बराबर v बटे लैम्डा। तो v इन द क्वेश्चन 25 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा चूंकि बीच की दूरी 100 मीटर है, तो आपको n आ गया 1/4। n आवृत्ति है, और आवृत्ति का ऐसा मात्रा का हर्ट्ज होता है, तो 1/4 हर्ट्ज हो गया। बट इन द क्वेश्चन द फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, आपको बताया n बराबर 1/t,
तो टी बराबर 1/t n, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ टी आएगा, टी बराबर होगा 1/n एंड द वैल्यू ऑफ n आपने प्राप्त कर लिया 1/4, तो 1/1/4, इसका मतलब है कि 1 भागा 1/4, भागा को गुना करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुने 4/1 तो 4 गुने 4 4/1 बराबर 4, इसका मतलब होगा द वैल्यू ऑफ टी इज 4 सेकेंड। एक प्रश्न और इसी तरह से है, एक दर्शक है, जैसे मान लीजिए आप ही दर्शक हो, समुद्र के किनारे गए हुए या नदी के किनारे गए हुए, एक दर्शक समुद्र के किनारे खड़ा होकर देखता है कि 54 तरंगे 1 मिनट में किनारे तक पहुंचती है, वो काउंट कर रहा है 1 मिनट में कितना है, 54 तरंगे किनारे तक पहुंचती है। यदि तरंगों का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ इज गिवन इन योर क्वेश्चन 10 मीटर हो तो उनका वेग क्या होगा, उनका वेग क्या होगा। ये तो फॉर्मूला तो आपको है कि v बराबर है लैम्डा, तो आपको है, निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 54 तरंगे 1 मिनट में पहुंचती है, तो 1 सेकेंड में कितना, तब तो आवृत्ति निकल जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 54 तरंगे उठती है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 54 तरंगे उठती है, तो 1 सेकेंड में 54/60 होगा, 54/60 होगा, 6 से करके 6 9 54 और 6 60, तो 9/10 9/10 का 0.9 हो, तो 1 सेकेंड में जो दोलन हुआ वही आवृत्ति होता है, वही फ्रीक्वेंसी हो रहा है। सो इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आप प्राप्त कर लिए 0.9 हर्ट्ज, तो 0.9 हर्ट्ज आपका एन हो गया, और लैम्डा तो आपको पता है कि 10 मीटर है, तो v बराबर है लैम्डा, अब दोनों में गुना कर दिए, 0.9 में 10 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। आसान प्रश्न है। फिर एक और है, यदि एक रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी करते हैं, छोटा एन से उसको सूचित करते हैं, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो, तो उनकी तरंग दैर्घ्य, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो ऊपर में चर्चा हुई है, आपको केवल पुट करना, v बराबर है लैम्डा कर दीजिए, v बराबर है लैम्डा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v/n, और रेडियो तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, याद रखना है, और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ ऊपर लिख दीजिए, अब बटे लैम्डा v बराबर है लैम्डा, लैम्डा v/n है, n माने फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एंड इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 × 10⁻14, तो ऊपर में लिखना होगा 3 × 10⁸, अब बटे में 5 × 10⁻, 3/5 अगर करेंगे तो 5 से 3 में भाग दीजिए, 5 से 3 में भाग देंगे तो क्या होगा, 5 पॉइंट देना पड़ेगा, तो 0.6 आ जाएगा, और ऊपर में 10⁸ है, 10⁻14, नीचे में 14 काटिएगा तो फिर -8 है, और 14 है तो -6 में चला जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो -6, यहाँ 0.6 है, 0.6 में 10/6/10, 1 10, जो ऊपर जाएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा 10⁻, तो -6, अब माइनस से करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर, 6 करेंगे तो -7 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक इको साउंड पढ़ रहे हैं, अभी आप बोलते हैं कहीं से टकरा करके फिर ध्वनि जो आती है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप भी बोलते हैं मूल आवाज, और प्रतिध्वनि इको साउंड के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए। वो मांस की जड़ता के चलते, मस्तिष्क की जड़ता के चलते ऐसा होता है, कुछ टाइम लगता है। 1/10 सेकेंड, 1/10 में 0.1 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक तो सुनाई नहीं पड़ता है, मतलब उससे कुछ अधिक, उतना तक नहीं होता है, तो 1/10 सेकेंड से अधिक आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1/10 सेकेंड है और 1/10 सेकेंड से अधिक है, देन आंसर इज 1/10 सेकेंड से अधिक होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क को एक आवाज सुनने के बाद लगभग 1/10 सेकेंड तक नई आवाज नहीं पहचान में आता है, यह मस्तिष्क की जड़ता के चलते। रिकॉर्ड लीजिए, स्पष्ट हो गया आपको टाइम। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक, जहां से रिफ्लेक्ट होकर के आता है, सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होता है, वो आप निकालिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड है, उससे निकल जाता है। 16.6 मतलब 17 मीटर होगा। हमारे कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। चर्चा हुई, समय कितना हो गया। अतः हमें प्रतिध्वनि अर्थात परावर्तित ध्वनि तभी स्पष्ट सुनाई देगी जब वह कम से कम 0.1 सेकेंड पश्चात पहुंचे, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
अतः 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगा, उसमें गुना कर दिया 332 में 0.1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 33.2 होगा। 0.1 सेकेंड में, चूंकि एक सेकेंड में 332 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में ध्वनि में चाल 332 मीटर हो गया, तो 0.1 में 32.2 मीटर होगा। अतः प्रतिध्वनि सुनने के परावर्तक तल की दूरी श्रोता से 33.2 अब बटा में 2 करेंगे तो 16.6 आ गया। फाइनल आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया 16.6 होता है, 16.6 मीटर यानी 17 मीटर हो गया। चूंकि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 0.1 सेकंड में कितना हुआ था, 332 में 0.1 से गुना कर देंगे तो 33.2 हो गया। अब परावर्तक सतह से जो आवाज जो आएगी तो उसके लिए दूरी है 33.2 बटा में 2 करेंगे तो 16.6 आएगा है। 16.6 को आप 17 मान सकते हैं। तो टाइम का भी पता चल गया इको के लिए कितना होता है, इको साउंड के लिए और दूरी के लिए हो गया है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का उत्तर आता है 0.1 सेकेंड, मानसिक जड़ता के लिए से अधिक का समय लगता है और जो डिस्टेंस होगा वो होगा 17 मीटर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा दिमाग में रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इसको गेट बाई हार्ट कर दीजिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये भरने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको गेट बाई हार्ट आपको कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ध्वनियों की तीव्रता, जैसे जनरल नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितना डेसिबल होता है, जोर से बात करते हैं तो कितना होता है, किसी मशीनरी जब चाहे हवाई जहाज जो उड़ता है उस समय उसका कितना होता है, आर्केस्ट्रा वगैरह जो है आजकल डीजे वगैरह बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत साउंड पोल्यूशन होता है, उसका एक चार्ट है। अक्सर परीक्षा में पूछ जाते हैं, उसका एक चार्ट देख लिया जाए। मिसाइल जो है, मिसाइल का होता है 180 डेसिबल, छोटा डी और बड़ा डी। मशीन गन का 170 डेसिबल, जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल। सायरन, कभी कभी पुलिस या की गाड़ी में सायरन मतलब जोरों की आवाज़, लोग जान जाए कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, या हेल्थ वाले जो है मेडिकल वाले उनमें सायरन रहता है, वो भी 110 से 120 डेसिबल के बीच रहता है। विद्युत मोटर भी 110 डेसिबल। आर्केस्ट्रा जो जोर से गाना गाया जाता है 100 डेसिबल। यंत्र कारखाने का शोर, जो कारखाना जो फैक्ट्री, वो भी करीब 100 डेसिबल है। ट्रक ट्रैक्टर वो भी बहुत जोर से आवाज, उसका भी लगभग 90 से 100 डेसिबल। जोर से बातचीत, बहुत लोग ऐसे बातचीत करते हैं जो कई लोग सुन जाते हैं, तो 50 से 60 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन, साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल तक होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन। और 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो फिजिकली एंड मेंटली पेनफुल माना जाता है। 80 डेसिबल से अधिक, जैसे ट्रक ट्रैक्टर वाला भी हो, फिजिकली, आर्केस्ट्रा का हुआ और डीजे का हुआ, ये सारे के सारे फिजिकली और मेंटली पेनफुल होते हैं। तेज से आवाज, मंदिर वगैरह में वो कभी जोरों से जयकारा मना दिया जाता है, चाहे जोर से मंत्रोच्चारण किया जाता है, वो फिजिकली एंड मेंटली पेनफुल होता है। धीरे धीरे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी नहीं हो, लेकिन आजकल ऐसा कुछ ध्यान देता नहीं है। जोर से बातचीत भी करेंगे तो बहुत जोर से करेंगे, हालांकि बातचीत करने में वो फिजिकली एंड मेंटली पेनफुल नहीं है। उसका जो रेंज 50 से 60 है, और यहाँ 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो फिजिकली एंड मेंटली पेनफुल होता है। इनमें एक आध क्वेश्चन और है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपके मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में, चाहे वो पानी में हो, कांच में हो, हीरा में हो, निर्वात तो हो जाओ वैक्यूम है जाओ, तो निर्वात में प्रकाश का चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से सूचित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको समझना होता है म्यू बराबर सी बटा वी, जहां सी बराबर वेलोसिटी होता है और भी तो किसी माध्यम में प्रकाश का चाल। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ देता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, 2.42 होता है। अब हीरा का अपवर्तनांक दे देगा, अब बताया कि हीरा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला किया म्यू बराबर सी बटा वी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है आपको अगर मालूम है 2.42 होता है, तो हीरा में प्रकाश का चाल क्या होगा? तो देन फॉर्मूला ही म्यू बराबर सी बाई वी।
एंड म्यू के नीचे यू हैव टू ऐड 2.42 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट का 3 गुना 10 के पावर, तो म्यू इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 8 बटा में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अपने उसका मान आएगा। एक न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, गिवन है 1.5 है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। हीरा का तो मैं पहले बता दिया, कांच का तो और आसान हो जाता है, बनाने में आसान है, कट जाता है। तो म्यू बराबर सी बटा भी एंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन 1.5, तो 1.5 इक्वल टू 3 गुना 10 की पावर 8 अब बटा में भी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5 भी इक्वल टू 3 गुना 10 की पावर 8, तो ओनली भी बराबर 3 गुना 10 की पावर 8 बटा में 1.5, 1.5 से 3 कटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 10 की पावर 8 होगा। इसका मतलब कि कांच में प्रकाश का चाल 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बहुत बहुत आसान है, फार्मूला अगर आपके पास दिमाग में आ गया तो बन गया। और अपवर्तनांक होता क्या है इसकी परिभाषा में बता दिया। फिर मैं बोल दे रहा हूं कि निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, उसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इससे कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको आप आसानी से बना देंगे। हीरा का भी हो गया, कांच का भी हो गया, उसी तरह से अगर पानी का रहेगा सारे का सारा आपका बन जाएगा। बादलों की बिजली की चमक के कुछ समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, तो बहुत आसान है। मैं पहले भी कहा कि भाई प्रकाश का चाल बहुत अधिक है, ध्वनि की चाल बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसके चलते जो थंडरिंग होता है तो पहले लाइटनिंग, पहले जो प्रकाश जो है वो आपको दिखाई देता है और थंडरिंग बाद में सुनाई पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है वो बहुत का अंतर होता है। अगला देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों की एक बहुत बड़े परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज तक उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है ध्वनि। अब कुछ होता है ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल जो श्रव्य तरंगे जिसको आप सुन सकते हैं। एक होता है अविश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक, बहुत कम, उसको आप सुन नहीं सकते। और एक है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासाउंड, तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। एक हुआ श्रव्य तरंगे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव्स। एक हुआ अविश्रव्य तरंगे, उसको होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स। एक ऑडिबल वेव्स हो गया, एक इंफ्रासोनिक वेव्स हो गया, और एक अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो वेव्स जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है। और इन तरंगों का जो परास है, रेंज है, तो पहला तो ऑडिबल पे 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंगे जिसको हम सुन सकते हैं। और दूसरा है अपश्रव्य, 20 HZ से भी कम, जैसे हार्ट बीट, जो हृदय का जो धड़कन होता है ना, वो 20 HZ से भी कम होता है। आप फीलिंग्स तो अनुभव तो करते हैं लेकिन आप सुनते नहीं, वो 20 HZ से भी कम होता है। और एक है अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 से भी ज्यादा है। तो इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। इससे एक और छोटा सा न्यूमेरिकल्स बच गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में बार बार बनाता हूँ कि गणित कुछ अगर आप बनाने लगेंगे ना तो उससे आपका पूरा मेंटल एक्सरसाइज होगा। मैं बार बार कहता हूँ जितना भी मेंटल एक्सरसाइज होगा उतने ही आप इंटेलिजेंट होंगे। और पढ़ाई में मूल चीज लिखाई है, जरूर लिखने का अभ्यास करेंगे। अभ्यासानुसार जितना आप लिखेंगे उतना ही आप प्रवीण होंगे, एक्सपर्ट होंगे, आप अच्छी करेंगे। यानी दूसरा है 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित ट्यूनिंग फोर्स से उत्पन्न ध्वनि की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लगभग कितनी होगी। अब देखिए 330 दिया है, अशिष्ट वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है, ऊपर 300 और 330 या 332, तो अगर उसको भी अगर 330 मान दे तो लगभग एक हो जाएगा। तो लगभग 330 है और 332 होता है, तो फॉर्मूला चल के v बराबर है लैम्डा, तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v बटा है। एंड इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ v आप या तो 332 मान लो या 330 मान लो। 332 मानेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 330 मान लेते हैं, या 332 मान लीजिए। अगर 332 मानेंगे तो 332 बटा में 330 होगा, नहीं तो 330 भी मान सकते हैं, इसलिए कि लगभग में दिया हुआ है तो 1 होगा। और तरंग दैर्ध्य कैसा है, मात्रक मीटर होता है, तो या तो उत्तर 100 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर, लगभग इसका उत्तर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है परीक्षा में। अब कॉमन सेंस है, 330 दिया है तो आप लगभग उतना दिए, 330 भी मान सकते हैं, क्योंकि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, उसको 330 भी माना जा सकता है। ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरेटिकल का है। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम माने ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस पदार्थिक माध्यम हो गया, से संचरित होती है, ट्रांसमिशन गमन करना होती है, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स कहलाती है।
यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य तरंगे भी होती है, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स हो गया, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। इनके लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं होता, इसलिए विदाउट मीडियम के लिए ये वेव्स ट्रांसमिशन होता है, इसका गमन होता है, इसका संचरण होता है। थैंक यू। तो मैकेनिक्स में करीब 100 क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं, फिर आगे अगले दिन देखा जाएगा। मैकेनिक्स यांत्रिकी में लगभग 100 क्वेश्चन दिए। इसमें बदलने वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मीटर है तो इसको फीट में, सेंटीमीटर में, हेक्टेयर में आदि आदि कैसे आप बदलेंगे, बदलने का कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसीलिए इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, बनवाए गए हैं। और इस सारे के साथ जो है टेलीग्राम ऐप पर भी डाला जा रहा है, उसको आप देख करके फिर से आप बनाएंगे, बार बार अभ्यास करें, अभ्यास का अनुसार बस। थैंक यू।